अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे और विद कॉन्सेप्ट हम इसे डील करेंगे। ता है, ती है, इससे हट के हमें इसको लेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि टेंस से रिलेटेड जो है या टेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो मैट्रिक लेवल का है, इंटर लेवल का है या फिर ग्रेजुएशन का पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी में जो ट्रांसलेशन आती है 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, इन सारे क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए टेंसेस को मैं डील करूंगा। लेट्स स्टार्ट। एक बात और वाज़ेह कर दूं कि जब हमारे नज़दीक इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है, मतलब टारगेट लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है जो हमारी अपनी मदर टंग है। तो हम जब इंग्लिश बनाते हैं तो एक्चुअली हम पहले उर्दू में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। जब हम इस तरह की, जिसको हम सेकंड लैंग्वेज के तौर पे ले रहे हैं और हमारी जो अप्रोच है वो इनडायरेक्ट है, तो फिर हमें रूल्स और रेगुलेशन को हम फॉलो करते हुए ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। जब भी हम ट्रांसलेशन करें किसी भी सेंटेंस को, तो स्टूडेंट पहले ये देख लिया करें कि वेदर इट्स अ सेंटेंस ऑफ टेंस, क्या जिस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं वो टेंस का फिक्रा है या वो सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद आप देखें कि कैसे, कौन सा इस पे मैंने जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इट शोज परमानेंट एक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको शो करता है? परमानेंट एक्शन को शो करता है। ये टेम्पररी एक्शन को शो नहीं करता है। हम नॉन ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ेंगे, हम ता है ती है वाले चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। तो ये परमानेंट एक्शन को शो करता है। विच टाइप ऑफ परमानेंट एक्शन हम आगे एग्जांपल में से देखेंगे। इसके अलावा इट शोज जनरल फैक्ट, इट शोज यूनिवर्सल फैक्ट। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, एक तो ये परमानेंट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये किसी जनरल फैक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसी यूनिवर्सल फैक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसी हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब जो हमने ऊपर 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं, इनको जरा प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कि इन विच वे या हाउ इट शोज दीज पॉइंट्स। मेथड क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, या किसी भी सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हम जहाँ पे स्टूडेंट ने जो रट्टा लगाया होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, तो डियर स्टूडेंट्स हर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है और ऑब्जेक्ट नहीं होता हर सेंटेंस में। इसलिए अदर वर्ड, OW स्टैंड फॉर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अदर वर्ड जो भी है वो आप लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे, और जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट इज ऑलवेज डूअर। अब यहाँ पे आपने देखना है, जो बात मैंने पहले की है, कि ये जो जिस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में, क्या वो टेंस का फिक्रा है या सादा सिंपल फिक्रा है। देखिए 12 टेंसेस में जो भी फिक्रा टेंस का होगा उसमें कोई ना कोई एक्शन वर्ब होगा। अगर एक उर्दू का सेंटेंस है उसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो फिर वो किसी भी टेंस का फिक्रा नहीं है, वो एक सादा फिक्रा है। टेंस का फिक्रा होने के लिए जरूरी है कि उसमें कोई ना कोई एक्शन वर्ब हो। अगर एक सेंटेंस के अंदर जो है एक्शन वर्ब नहीं है, तो फिर वो टेंस का फिक्रा नहीं होता है, वो एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक सादा स्टेटमेंट होती है। ये देखिए, सेंटेंस को मैंने डिवाइड किया कि एक सिंपल सेंटेंस होता है और दूसरा टेंस का फिक्रा होता है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस का फिक्रा वो होता है जिसमें कोई ना कोई एक्शन वर्ब होता है। अब आते हैं ऊपर जो चीजें हमने लिखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूरज मशरिक से तुलू होता है, प्रेजेंट का है। अब इसमें देखें कि ये टेंस का फिक्रा है या एक सिंपल सेंटेंस है। अगर इसके अंदर कोई एक्शन वर्ब पाया जाता है तो फिर तो ये टेंस का फिक्रा है। अगर इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो फिर जो है किसका फिक्रा है? ये कोई सिंपल सेंटेंस होगा। अब इसमें देखें कि तुलू होना जो है एक्शन वर्ब है, इट मीन्स ये टेंस का फिक्रा है। अब कौन से टेंस का फिक्रा है?
कि सूरज मशरिक से तुलू होता है, इट शोज परमानेंट एक्शन, और ऐसा फिक्रा जो परमानेंट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, और भी साथ साथ मैं आपको चीजें बताता जाऊंगा कि सन, ये जो हेवनली बॉडीज हैं, सन है, मून है, अर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, जो हेवनली बॉडीज जो तादाद में एक है, सिंगल है और गॉड क्रिएटेड है, ओनली वन, सिंगल इन नंबर, उनके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल दा लगाते हैं। अब सामने एक है तो हमने इसके साथ आर्टिकल दा लगाया। इस तरह दूसरा जो है वो डायरेक्शन जो होती हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, डायरेक्शंस है, राइट है, लेफ्ट है, इनके साथ भी आर्टिकल दा हमेशा यूज होता है। ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन जो है वो ग्रेजुएशन बीए की जो ट्रांसलेशन आती है और जो ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, उसको भी मैं साथ साथ डील करता जाऊँ। द सन हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने क्या लगाना है? वर्ब। वर्ब कहते हैं एक्शन को टेंसेस की इस्तेलाह में, वरना वर्ब जो है वो हमेशा एक्शन नहीं होता है। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अगर हम वर्ब को ऐसे डिफाइन करें कि वर्ब जो है वो एक्शन स्टार्ट वर्ब, तो ये गलत होगा। लेकिन टेंसेस में जितना भी कोई भी फिक्र अगर टेंस का होगा तो उसमें एक्शन वर्ब का होना जरूरी है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। आगे इसका मेथड भी हम देखते हैं कि हमने एस कहाँ पे लगाना है और ई एस कहाँ पे लगाना है। नेक्स्ट है कि वो सारा दिन काम काज करता है या वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो किसी भी लेवल पे, किसी भी सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो बा मुहावरा तर्जमा करना चाहिए। बा मुहावरा तर्जमा आप करें, कॉन्टेक्सुअल ट्रांसलेशन आप करें। इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस जो मीनिंग दे रहा है ना, जो मफहूम है उसका, उसकी आप इंग्लिश बनाया करें। लफ्जों की इंग्लिश नहीं बनानी चाहिए। जो मफहूम दे रहा है, यानी टेंस चेंज नहीं करना चाहिए, जो टेंस है उसी टेंस में हमने उसको ट्रांसलेट करना है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि एक प्रेजेंट की बात है उसको आप पास्ट में ट्रांसलेट कर रहे हैं, नो। और दूसरा जो है, अब इस सेंटेंस को देखें कि वो सारा दिन काम काज करता है, मतलब वो काम करता है, वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है। कि क्या मतलब है? कि वो सारा दिन काम करता है, ही वर्क्स हार्ड, मेहनत मजदूरी करना। अब इसमें देखें कि वो सारा दिन काम करता है या वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, ये सारा दिन जब आ गया तो ये किसको रिप्रेजेंट? सारा दिन एक रूटीन को शो करता है। या ये यूनिवर्सल फैक्ट तो नहीं है। यूनिवर्सल फैक्ट वो होती है जिसको आप चेंज ना कर सके, जो वक्त और जगह की कैद से आज़ाद होती है, जिसको हर जगह जो है वो सेम कंसिडर किया जाता है, उसे यूनिवर्सल फैक्ट कहते हैं। तो मेहनत मजदूरी नहीं भी तो कर सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। लिहाजा ये जनरल फैक्ट है। या ये एक हैबिट को, वो सारा दिन एक उसमें रूटीन है। रूटीन किसे कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन, किसी काम का बार बार जो रिपीट होना है उसे हम रूटीन कहते हैं। तो इसमें रूटीन पाई जाती है, हैबिचुअल एक्शन है। तो कौन सा टेंस यूज करेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है इसका ही, मेहनत मजदूरी करना, काम करना, काम काज करना। ही वर्क्स हार्ड ऑल द डे, या ही वर्क्स ऑल द डे, वो सारा दिन काम करता है, या ही वर्क्स हार्ड ऑल द डे। तो ये हमने पढ़ा इसका ओवरऑल जो मैंने आपको रूल बताए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड पे फिर मैं इसे कंक्लूड करते जब करूंगा तो फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका मेथड क्या है। अब इसका मेथड देखते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला जो एक है, एक सिलसिला है, या ये जो सीक्वेंस है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको नेचुरल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस कहते हैं। तो जितने भी टेंसेज हैं उसमें हम नेचुरल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस यूज करते हैं। इट मीन्स हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं, फिर हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो मिस्टेक होती है जहां पे, वो कौन सा पॉइंट है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, या जो भी उसके रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें देखना है कि अगर उसका जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, जो काम करने वाला है, जितने भी टेंसेज हैं उनका जो सब्जेक्ट होगा वो काम करने वाला होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं और ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो प्रॉब्लम है कि हमने एस और ईएस कहाँ पे लगाना है।
अगर उसका सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का सिंगुलर है, सिंगुलर मीन एक ही है, शी है, इट है, या कोई सिंगल नेम है, तो फिर हम उसके साथ क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी इस सूरत में हम उसके साथ एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। आप पहला सेंटेंस देखें, वो हमेशा हक सच की बात करता है। हम देखेंगे ये टेंस का फिक्रा है या सादा फिक्रा है, सिंपल है। तो देखें इसमें जो है एक्शन वर्ब है, बात करना, टेंस का फिक्र है। कौन सा टेंस है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है कि वो हमेशा हक सच की बात करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये परमानेंट एक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, वो हक सच की बात नहीं भी कर सकता है। ये जनरल फैक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, हमेशा आ गया तो ये हैबिचुअल एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, ये टू सम एक्सटेंट ये हैबिट को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ये जनरल फैक्ट और हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हमने लगाया जी सब्जेक्ट, ही ऑलवेज। अब इसके बाद हमने वर्ब लगाना, वर्ब इसमें ये है। अब इसमें देखें कि इसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ही जो है वो सिंगुलर एक है, तो हमने स्पीक के साथ एस का इजाफा किया, स्पीक्स, और रिमेनिंग बाकी पीछे क्या रह गया? ट्रूथ, हक सच। अब इसी में अगर हम सोचते रहे कि हक की इंग्लिश क्या है, सच की इंग्लिश क्या है, या ये 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा? तो स्टूडेंट आपने क्या देखना है कि जो बामुहावरा तर्जमा है वो हक सच की बात करता है का मतलब है वो सच बोलता है, ही स्पोर्ट्स ट्रूथ, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो जो मफहूम है सेंटेंस का उसको आपने ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दुनिया के तमाम मज़ाहिब अदल इंसाफ और मसावात का दर्स देते हैं। अब इसमें देखें कि ये कौन सा, ये टेंस का फिक्र है या सिंपल। याद रखें जब भी आप किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो पहले आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये सादा फिक्र है या किसी टेंस का है। अगर टेंस का होगा तो उसमें कोई ना कोई एक्शन वर्ब होगा, अगर उसमें एक्शन वर्ब नहीं है तो फिर वो टेंसेस में से किसी का भी सेंटेंस नहीं है, वो सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें जो है दर्स देना एक्शन वर्ब है, लिहाजा टेंस का फिक्र है। कौन सा टेंस है हम इसको देखते हैं कि तमाम मज़हब अदल इंसाफ और मसावात का दर्स देते हैं। ये एक जनरल फैक्ट भी हम कह सकते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट भी हम कह सकते हैं, और इट्स अ फैक्ट। तो इसका सब्जेक्ट कौन सा है? तमाम मज़ाहिब, रिलीजन जो है, ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। एक और पॉइंट इसमें देखें कि ये जो वर्ड कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशन होते हैं, ये वर्ड जहां भी आप लिखेंगे इसके साथ आर्टिकल द हमेशा यूज होता है। ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? रिलीजन मजहब नहीं, मज़ाहिब ज्यादा है। दर्स देना, प्रीच करना, तबलीग करना, हमने प्रीच लगाया, सिंगुलर लगाया, ऐसे नहीं लगाया क्योंकि ये ज्यादा है, इसका सब्जेक्ट प्लूरल है। प्रीच जस्टिस अदल इंसाफ। अब ऐसे नहीं सोचना कि अदल की क्या इंग्लिश है, इंसाफ की क्या है, ऐसे नहीं, बामुहावरा तर्जमा, यानी इंसाफ का दर्स देते हैं। प्रीच जस्टिस एंड इक्वलिटी, मसवात, इक्वल से बराबरी का दर्स देते हैं। अब हम आते हैं कि इस टेंस को हम नेगेटिव कैसे करेंगे। डोंट वरी, मैं एक एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे हम इसकी 3-4 जितनी हो सकी हमसे वो एग्जांपल हम देंगे। वेरी सॉरी, हर एक सेंटेंस में एक मुश्किल वर्ड, क्योंकि जो मेरा एक ख्याल है कि जब हम टेंसेस को कंप्लीट करें तो हमारा जो वोकेबलरी लेवल है, वोकेबलरी इतनी जो है वो इम्प्रूव हो जाए कि कोई भी सेंटेंस हो उसको हम कम से कम जो है उसको हम ब्रेक श्रेक करके उसको हम ट्रांसलेट कर सकें। अब नेगेटिव करते हुए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड। याद रखें कि जहां पे भी ये डू नॉट, डज नॉट वगैरह आ जाता है, डू आ जाता है, डज आ जाता है, डू नॉट आ जाता है, डज नॉट आ जाता है, वहां पे वर्ब के साथ जो एस सी एस का इजाफा है वो नहीं किया जाता है। वो हर एक की बात ध्यान और तवज्जो से नहीं सुनता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, अब ये नहीं सुनता है, नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हमने क्या लगाया जी? सब्जेक्ट लगाया। नेगेटिव करने के लिए हमने डज नॉट लगाया। डज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ही डज नॉट
वर्ब इसमें कौन सा है, लिसन। ये देखिए जब डज वगैरह आ जाता है तो फिर हम एस का इजाफा नहीं करते हैं। ही डज नॉट लिसन हर एक टू एवरीवन, ध्यान और तवज्जो। अटेंटिवली भी हम लिख सकते हैं, विद अटेंशन भी लिख सकते हैं, विद केयर भी लिख सकते हैं, कुछ भी। यानी कि जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो जो बा मुहावरा तर्जमा होता है, यानी कि बा मुहावरे का ये मतलब है आपने इस सेंटेंस की आसान उर्दू बनानी है, उस उर्दू को आपने ट्रांसलेट करना है। लेकिन ये ज़हन में रहे कि इस सेंटेंस में जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है, इसमें जो बात हो रही है वही वाली बात आप आसान उर्दू में वही वाली बात कहनी है। ये नहीं कि मफहूम सेंटेंस का चेंज नहीं करना है, वर्डिंग आपने चेंज करनी है ट्रांसलेट करते हुए। और आसानी से समझने के लिए ट्रांसलेशन पे मेरे और भी कोई 2-1 लेक्चर हैं, वो भी आप जरूर देखना, उससे भी आपको बहुत काफी हद तक जो है वो मदद मिलेगी। आगे देखते हैं। अब इसको इंट्रोगेटिव करने के लिए जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो एग्जाम में आए तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि यार ये कौन सा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 किस्म के होते हैं। कौन कौन से हैं जी, यानी कि टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चन रेज किया जाता है। ये 2 होते हैं। एक ओपन एंडेड होते हैं जो WH वाले हैं, जिनमें कब, कैसे, कहाँ, क्यों ये वर्ड आते हैं। ये कौन से होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, जिनको डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। और दूसरे क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर यस या नो में आए, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो डू डज वगैरह से शुरू होते हैं। एग्जांपल देखते हैं। क्या वो अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से सरअंजाम देता है। अब पहले देखें कि ये टेंस का फिक्रा है या सादा एक फिक्रा है। तो ड्यूटी सरअंजाम देना, इसमें एक्शन वर्ब है, लिहाजा ये टेंस का फिक्र है। कौन सा टेंस है हम ये देखते हैं कि वो अपनी ड्यूटी ऐसा तरीके से सरअंजाम देता है। अब ड्यूटी का अंजाम देना जो है एक जनरल फैक्ट भी है, और इसके अलावा जो है इसमें रूटीन भी पाई जाती है, एक हैबिट को भी शो करता है, क्योंकि ड्यूटी एक दिन तो नहीं की जाती। देयर इज अ रूटीन इन ड्यूटी, रूटीन में की जाती है, लिहाजा ये हैबिचुअल एक्शन है। और हैबिचुअल एक्शन जो है कौन सा टेंस यूज करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अब देखिए इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। डू डज हम शुरू में लगा देंगे, डू डज शुरू में, फिर सब्जेक्ट वर्ब, डू डज जहां भी आएगा वर्ब के साथ एस का इजाफा हम नहीं करते हैं। डज ही परफॉर्म या डज ही डू भी हम लिख सकते हैं हिज ड्यूटी इन अ गुड वे, अच्छे तरीके से या एहसन तरीके से। अब इसमें देखें कि अगर इसका आंसर आता है यस या नो में तो ये क्लोज एंडेड है, बात अगर खत्म हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि डज ही, क्या वो ड्यूटी अपनी अच्छे तरीके से या ऐसा तरीके से सरअंजाम देता है, यस नो। यस नो में आंसर आ रहा है तो कौन सा है, ये क्लोज एंडेड है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़े, यस नो में आंसर ना आ रहा हो, तो फिर कौन सा सेंटेंस होता है, ओपन एंडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो क्यों हर बात का बुरा मनाता है। तो हम कैसे, जो WH वाला वर्ड है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, कब है, कैसे, क्यों, कहां, इनको सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद डू या डज हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। अब इस सेंटेंस को देखें आप, वो क्यों हर बात का बुरा मनाता है। क्यों की इंग्लिश हमने सबसे पहले लिखी, वाई, उसके बाद हम डज लिखेंगे। ये डू या डज किसके मुताबिक लगाना है, ये हमने सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, डू। वाई डज ही, बुरा मनाना, माइंड करना, वाई डज ही माइंड एवरीथिंग। तो देखा हमने फर्दर एक एक एग्जांपल ली। तो स्टूडेंट ऐसे है कि जो ता है ती है वाली पहचान है उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब देखें ना, यहाँ पे सूरज मशरिक से तुलू होता है, ये ता है एंड पे आ रहा है, ठीक है, और मेहनत मजदूरी करता है, ठीक है, ये जो है इसका भी एंड पे जो है वो ता है आ रहा है। अगर मैं एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखूं कि जिसमें ता है आता है लेकिन वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं कि
दूध सफेद होता है। अब देखें स्टूडेंट, इसमें ये देखें एंड पे क्या आ रहा है, ता है आ रहा है। तो ता है आ रहा है तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है, क्योंकि टेंस का फिक्रा तो वही होता है जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा हो। दूध सफेद होता है, गुनाह हमेशा बुरा होता है, हजारों एग्जांपल्स हैं। तो अब ता है तो इसका भी आ रहा है, लेकिन ये तो टेंस का फिक्र ही नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कैसे होगा। लिहाजा ये सिंपल है, ता है ती है से सेंटेंस की पहचान नहीं होती है कि ये प्रेजेंट का है या प्रेजेंट का नहीं है। अब हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और जो हमने थ्योरी पढ़ी हुई है इसको थोड़ा सा हम अप्लाई करते हैं और इसके साथ हम अपना लेक्चर भी फिर वाइंड अप करते हैं। अब ये 4 सेंटेंसेस देखें और इनको हम पहचान करते हैं और जो चीज़ें हमने लिखी हुई हैं इसके रूल्स वगैरह उनको थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं। वो लोगों के हुकूक पूरे करते हैं। एक और बात ध्यान में रखें कि जिस भी फिक्रे के एंड पे है आता है, हूँ आता है या हैं आता है, वो प्रेजेंट का फिक्रा होता है। या तो वो अगर उसमें एक्शन वर्ब होगा तो प्रेजेंट टेंस का फिक्र होगा, अगर उसमें एक्शन वर्ब नहीं है तो वो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब इसमें देखेंगे वो लोगों के हुकूक पूरे करते हैं, इसके आखिर पे है आ रहा है तो इट मीन कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब देखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, कौन से परफेक्ट का है, कौन से टेंस का है। लिहाजा इतनी हमें समझ आ गई कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब इसमें देखें कि एक्शन वर्ब है या नहीं, ये हुकूक पूरे करना, ये इसमें एक्शन वर्ब है, इट मीन कि ये टेंस का फिक्रा है, प्रेजेंट टेंस का है। कौन सा प्रेजेंट टेंस है? प्रेजेंट के तो 4 फेजेस हैं, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इसमें देखें कि वो लोगों के हुकूक पूरे करते हैं, ये जनरल फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये हैबिचुअल एक्शन भी है, ये तो कौन सा टेंस यूज होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो तो टेम्पररी एक्शन को शो करेगा। कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही। अब हुकूक पूरी करना, इसका क्या मतलब है? हुकूक देना, ही गिव्स राइट्स टू पीपल। He gives rights या he gives their rights to people. He gives rights to people, वो लोगों के हुकूक अदा करते हैं। हुकूक राइट्स अदा करना का मतलब है या हुकूक पूरे करने का मतलब है गिव देना, उनके राइट्स उनको देना। दूसरा सेंटेंस है कुछ लोग बड़ी खुश उसलूबी के साथ दूसरों को धोखा देते हैं। अब इसका भी स्टूडेंट देखें आखिर पे है आ गया तो हमें यहाँ से समझ लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट का फिक्रा है। प्रेजेंट टेंस का है या सिंपल प्रेजेंट है? धोखा देना वर्ब आ गया तो प्रेजेंट टेंस का फिक्र है। और धोखा देते हैं ये एक जनरल फैक्ट है। जनरल फैक्ट को कौन सा टेंस रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मेथड है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, कुछ लोग, सम पीपल। धोखा देना वर्ब है, डिसीव या चीट। एक और पॉइंट इसमें देख लें, यहां से स्पेलिंग मिस्टेक या कंफ्यूजन होती है कि डी सी के बाद आई पहले आएगा या ई पहले। जिस तरह बिलीव सेम साउंड है, BELIEV, तो कुछ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने सी के बाद ये आई पहले लगाना है या ई। तो इसका फॉर्मूला ये है कि अगर किसी वर्ड के सेंटर में सी आ रहा है तो सी के बाद हमेशा आपने क्या लगाना है? ई लगाना है। अगर सी नहीं आ रहा तो पहले आप आई लगाएंगे। जिस तरह लफ्ज है परसीव, PERC आ रहा है तो उसके बाद EIV। बिलीव, BELC नहीं आ रहा, BELIEV। चलिए टेंस की तरफ आते हैं। सम पीपल डिसीव अदर्स, दूसरों को धोखा देते हैं, इन वेल मैनर। आप इसको ऐसे लिख दें, इन अ गुड वे, इन अ वेल मैनर भी आप लिखें फिर भी सही है, यानी मफहूम इसका अदा होना चाहिए। जैसा कि सेंटेंस है ना,
आसान सा फिक्रा, मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मेरे बाकी वीडियोस भी ट्रांसलेशन पे देखना, बड़ी कंड्यूसिव और यूजफुल होंगी आपके लिए। अगर एक सेंटेंस है कि मैं मसरूफ हूँ, अगर आप इसको इंग्लिश लिखते हैं आई एम बिजी, या आप लिखते हैं कि आई हैव नो टाइम, या आप लिखते हैं आई एम वर्किंग, सेम इंग्लिश है ना, क्योंकि मफहूम उसका सेम है। तो अपने मफहूम पे गौर करना है। वो अपने फराइज मनसबी से रूगर्दानी नहीं करता है। एंड पे आया है तो हमने समझा कि ये प्रेजेंट है। रूगर्दानी करना वर्ब है, प्रेजेंट टेंस का फिक्र है। रूगर्दानी नहीं करता है, वो अपने फराइज मनसबी से, एक जनरल फैक्ट है, यानी वो रूगर्दानी कर भी सकता है, यूनिवर्सल फैक्ट नहीं हो सकता। जनरल फैक्ट है तो कौन सा टेंस यूज करेंगे? इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लिखेंगे जी इसका सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है? ही। अब ये नेगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। ये डू और डज दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ही डज नॉट, रूगर्दानी करना, निगलेक्ट, गफलत करना। फराइज मनसुबी क्या इंग्लिश होगी? ड्यूटी को कहते हैं ना। ही डज नॉट निगलेक्ट हिज ड्यूटी या हिज ड्यूटीज, दोनों में मैसेज कन्वे हो जाएगा। इसके बाद में मुंशी जद की हिदायत की पैरवी करता है। अब इसमें भी देखें स्टूडेंट्स, है आ गया तो प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है? टेंस वाला या सादा प्रेजेंट है? तो इसमें पैरवी करना जो है वो वर्ब है, तो प्रेजेंट टेंस है। तो ये पैरवी करता है, जनरल फैक्ट है, और पैरवी वो नहीं भी कर सकता। इट मीन्स कि ये क्या है? जनरल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। तो जनरल फैक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? इंडेफिनिट टेंस। देखिए स्टूडेंट, पास्ट पे इंडेफिनिट है, फ्यूचर पे इंडेफिनिट है। इट मीन के द नेचर ऑफ दीज थ्री टेंसेज इज सेम। पास्ट इंडेफिनिट का भी यही काम होगा, सिर्फ उसका वक्त चेंज होगा, वो हम आगे देखेंगे। लिहाजा इंडेफिनिट तीनों सेम है। अब जो है जनरल फैक्ट है, तो मुंशी इसकी इंग्लिश क्या है? वैसे इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है स्टीवर्ड। स्टीवर्ड। पैरवी करना, फॉलो करना, अबाइड बाई करना, पाबंदी करना, फॉलो करना। अब ये स्टीवर्ड एक है या ज्यादा है? एक है तो यहां पे हमने फॉलोज लगा दिया। फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस, हिदायत, इंस्ट्रक्शंस ऑफ जज, ऑफ द जज। इंस्ट्रक्शन है तो आप ऑर्डर भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जज जो है वो इंस्ट्रक्शन जो ऑर्डर ही कर सकता है वो। तो ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो रटा रटाया मेथड है कि जी ता है, ती है वगैरह आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। देखें हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था कि दूध सफ़ेद होता है, ठीक है, इसमें ता है तो आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नहीं है, सेंटेंस नहीं है, इसमें तो एक्शन वर्ब भी नहीं है। एक्शन वर्ब होगा तो टेंस का फिक्र होगा, ता है तो इसमें भी आता है। तो इस तरह आपने ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसकी रोशनी में आपने देखना है। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रांसलेशन का क्वेश्चन बहुत बड़ा इशू है उनके लिए, वो बार बार इस मेथड को समझें। और मेरा प्रॉमिस है कि मैं कोई भी सेंटेंस लिखूंगा उसमें कोई ना कोई वोकैबुलरी का ज़रूर वर्ड होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब एक इंसान या एक स्टूडेंट जो है जब वो टेंसेस सीख जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी जो वोकैब लेवल है, वोकैबुलरी है, वो इस हद तक इम्प्रूव हो जानी चाहिए आफ्टर सीकिंग टेंसेस कि वो टेंसेस को, वो सेंटेंसेस को बड़ी आसानी के साथ जो है वो ट्रांसलेट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।